नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कथित साजिश से जुड़े आरोपी को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर है और जांच में जुटाए गए सबूतों को देखते हुए ये जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं बनता और ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आप सीधे अगर बात करेंगे यहाँ पर कि उस मामले की बात कर रहे हैं जिसने पिछले कई महीनों से दिल्ली की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर हमले का नहीं था, सवाल यह था कि अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री तक कोई हमला करने की कोशिश कर सकता है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा का क्या। दरअसल ये पूरा मामला 2025 के अगस्त के महीने का है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही थी और इसी दौरान एक शख्स शिकायतकर्ता बनकर वहां पहुंचा और कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया और घटना के बाद वो आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने दावा किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है और जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी के अलावा कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आई। इसी कड़ी में तहसीन रजा नाम के आरोपी पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगे और पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के बीच लगातार संपर्क था और कुछ डिजिटल सबूत भी जांच में सामने आए हैं। और अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अदालत में आरोपी की तरफ से जमानत की मांग की गई। बचाव पक्ष का तर्क था कि उसके खिलाफ सीधे तौर पर यहां पर साजिश साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नजर में आरोपों को गंभीर बताती है और कोर्ट ने यह भी माना कि मामले के अहम गवाहों के बयान अभी बाकी है और ट्रायल तेजी से चल रहा है और ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा। और कोर्ट के फैसले से साफ संकेत मिलता है कि न्यायपालिका इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। और खास बात यह भी है कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय कर चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट भी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। यानी कानून एक तरीके से बोला जाए कि कानूनी मोर्चों पर आरोपियों को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का हमला था या फिर वास्तव में कोई सुनियोजित साजिश थी। इसका अंतिम जवाब अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने दावों पर कायम है और बचाव पक्ष अपनी दलीलों पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने वीआईपी सुरक्षा, जन सुनवाई कार्यक्रमों की व्यवस्था और नेताओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है, सरकारों की आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है, लेकिन जब विरोध हिंसा का रूप लेने लगे तब यह सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं रह जाता बल्कि कानून और व्यवस्था का विषय बन जाता है। और यही वजह है कि इस मामले पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल अदालत का फैसला है कि आरोप गंभीर है, जांच और ट्रायल जारी है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। अब सबकी निगाहें आगे की सुनवाई पर टिकी है जहां यह तय होगा कि आरोप कितने मजबूत है और आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद और पार्टी की चर्चित नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब टीएमसी पहले से ही अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सुष्मिता देव का इस्तीफा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। इसकी वजह सिर्फ उनका पार्टी छोड़ना नहीं है बल्कि उनका राजनीतिक कद भी है। सुष्मिता देव कभी कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती थी। वो लंबे समय तक कांग्रेस में रही और बाद में साल 2021 में टीएमसी में शामिल हुई। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन अब अचानक उनका इस्तीफा कई नए सवाल खड़े कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने कहा है कि वो दो नाव पर सवार नहीं रहना चाहती और इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया है। आखिर वो किस ओर इशारा कर रही थी? क्या पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे वो असहज थी या फिर उनकी राजनीतिक मंजिल अब कहीं और है? फिलहाल इन सवालों के जवाब पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अटकलें खूब लग रही हैं और कहानी यहां भी खत्म नहीं होगी।
दरअसल ये एक हफ्ते के भीतर टीएमसी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी राज्यसभा और पार्टी में इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसी बीच हम आपको पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस में टीएमसी के विलय पर सूत्रों से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता रहे लगातार कि सोनिया ने टीएमसी के विलय का ऑफर दिया है, यानी कि यहां पर सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी हाथ मिलाती हुई नजर आ सकती हैं, यानी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ वापस जुड़ सकती हैं। अब इंडिया गठबंधन में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। सोनिया के ऑफर पर ममता बनर्जी ने समय मांगा है। सियासत में हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहां पर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, और यहां पर बताया जा रहा है कि ये दोनों जो लोग हैं वो कांग्रेस में दोबारा जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ही अपनी नई पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस, और उसके बाद अब ममता बनर्जी दोबारा कांग्रेस का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आ रही हैं। बेशक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खोलकर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद यहां पर जितनी सारी चीजें देखी जा सकती हैं, फिलहाल क्या ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी या नहीं ये वक्त बताएगा। क्या अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं ये भी वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि टीएमसी के लिए मुश्किलों का समय तो आ चुका है। टीएमसी के लिए अब मुश्किलों का समय आ चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की। बात करेंगे उस संकट की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट या फिर यूं कहूं पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिसाइलों और हवाई हमलों तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया की नजरें इस वक्त एक ही सवाल पर टिकी हैं कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। दरअसल ताजा घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि हॉर्मुज़ के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने की घटना के बाद यह कार्रवाई की गई, और अमेरिका का आरोप है कि इस घटना के पीछे ईरान की भूमिका थी, जबकि ईरान का कहना है कि वो सीधे तौर पर जिम्मेदार ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी बड़ा कदम उठाया है, और ईरान की ओर से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हालांकि कई हमलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और किसी बड़े नुकसान या अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन यह साफ हो गया है कि ईरान जवाब देने के मूड में नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, और दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में जब इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि ये खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल बढ़ गई है और तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। और इसी बीच अमेरिका के एक तरीके से कहूं राष्ट्रपति और मौजूदा नेतृत्व में प्रमुख चेहरे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सबका ध्यान डोनाल्ड ट्रंप पर ही है, उनका बयान भी चर्चा में है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वो पूर्ण युद्ध की बजाय सीमित जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हो तब शांति की राह कितनी आसान होगी। उधर इजराइल और लेबनान का मोर्चा भी इस संकट को और जटिल बना रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान लगातार अपने सहयोगी समूह के समर्थन में बयान दे रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन गया है। दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कई देशों ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की है, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में एक और बड़ा हमला होता है तो ये संघर्ष कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है।
तो अपने आप में समझने वाली बात है कि मध्य पूर्व का जो मामला है, मध्य पूर्व जो तनाव है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसी के भरोसे पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, महंगाई टिकी हुई है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज बात उत्तर प्रदेश से सामने आई उस बड़ी खबर की जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख दिखाया है। धर्मांतरण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कथित अवैध धर्मांतरण के मामलों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लालच, दबाव, धोखाधड़ी या अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए हैं और इन घटनाओं को लेकर सरकार पहले भी सख्त रुख दिखाती रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विशेष चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह कानून के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की कई हिस्सों में धर्मांतरण जैसे जुड़े मामले, इनको लेकर पुलिस कार्रवाई जारी है और हाल ही के कुछ दिनों में कुछ जिलों की छापेमारी के दौरान ऐसे नेटवर्क का दावा किया गया जो कथित तौर पर कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन मामलों ने अंतिम सच अदालत और जांच प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर हर पहलू की जांच की जाएगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर धर्मांतरण का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है। इसकी वजह है कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, बदलने और प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब धर्म परिवर्तन के पीछे लालच, दबाव या धोखाधड़ी जैसे आरोप लगते हैं तब यह मामला कानून और व्यवस्था से जुड़ जाता है और यही कारण है कि कई राज्यों ने इस विषय पर अलग अलग कानून भी बनाए हैं और उत्तर प्रदेश में भी अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू है। सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि जबरन या धोखे से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। वहीं विपक्षी दल समय समय पर इस कानून के इस्तेमाल और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का राज हर हाल में कायम रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए और कार्रवाई पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ की जाए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां होने वाली हर बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि सरकार के स्पष्ट रूप का सख्त संदेश भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मामलों को लेकर साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है तो उसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी के साथ धोखाधड़ी, दबाव या लालच का इस्तेमाल ना हो। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और चल रही जांचों से क्या तथ्य सामने आते हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।